हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड क्लास 9-10 के इंग्लिश के एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस की सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ सॉल्व हो जाएंगी। मैं 9-10 के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपने चैनल पर शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। बच्चों, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, जो आपके यूपी बोर्ड सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, न्यू सिलेबस में एनसीईआरटी वाले प्रेस्क्राइब्ड है। डस्ट ऑफ स्नो, इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है। इनका जन्म जो है मार्च 26, 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ था और इनकी मृत्यु जैन 29, 1963 को हुई थी। ये एक महान अमेरिकी कवि थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकी कवि थे, ठीक है। और ये इतने महान, इतने फेमस क्यों हुए, इसके पीछे भी कहानी है। इनकी राइटिंग में जो है रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन का यथार्थपूर्ण चित्रण होता है। मतलब ये एकदम आम भाषा में आम जनों से संबंधित स्थितियों को लेकर ये कविताएं लिखते हैं और उसमें ये बहुत गहरी बात कह देते हैं। भाषा जो इनकी कविताओं की है एकदम आम बोलचाल की भाषा रहती है, जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा को कहते हैं कोलोक्वियल स्पीच। बहुत आम साधारण सी भाषा रहती है, पर जो बात रहती है, जो मैसेज रहता है, वो बहुत गहरा रहता है। इसलिए इनके लेखन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इनको साहित्य जगत में भी बहुत सम्मान मिला। इनकी कविताओं की जो पृष्ठभूमि है ये न्यू इंग्लैंड है। अब न्यू इंग्लैंड क्या है? न्यू इंग्लैंड जो है ये यूएस का ही पार्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न जो प्रोविंसेस हैं उसका ही पार्ट है न्यू इंग्लैंड। जो 6 स्टेट्स न्यू इंग्लैंड यूएस में नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, उनकी 6 स्टेट्स को कंबाइन करके न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। अब कौन कौन सी जगह हैं? जैसे मायने, वर्मंट, न्यू हैम्पशायर, मैसेचुसेट्स, ठीक है, रोड आइलैंड, ये सारी जो जगह हैं, इनको मिला के हम, इन 6 जगहों को हम मिला के हम न्यू इंग्लैंड कहते हैं। देखिए इस साइड इसे कनाडा है ना। तो ये जो आपको ये कलर्ड में दिख रहा है, इस पार्ट को, इन प्रोविंसेस को हम न्यू इंग्लैंड कहते हैं। अब यही इनके यहाँ के जो गांव है वो ही इनकी कविताओं की पृष्ठभूमि बनते हैं। और ये जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि को आधार बनाकर जटिल से जटिल जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर दार्शनिक दृष्टि डालते हैं और जो है उसको आसान भाषा में व्यक्त कर देते थे, इसलिए ये इतने फेमस हो गए। इनकी अब कौन कौन सी जो है फेमस, कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो इतनी फेमस हुई, क्यों ये इतने फेमस हुए? इनकी जो पहला कविता संग्रह था वो था अ बॉयज विल। दूसरा जो संग्रह था वो था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। फिर एक और बहुत फेमस संग्रह है माउंटेन इंटरवल, जो 1916 में प्रकाशित हुआ। उसी में एक कविता थी द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है वो कविता पिछले साल। फिर एक और संग्रह था न्यू हैम्पशायर, जो 1923 में पब्लिश हुआ। इसमें एक पोएम है द फायर एंड आइस, वो भी आपके सिलेबस में है, जो आप अब इस साल पढ़ेंगे। इसके बाद वो ही पोएट्री है आपकी किताब में। उसमें और भी फेमस कविताएं हैं, जैसे कि नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये सारी फेमस कविताएं इसी संग्रह में है। अब ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, इसमें क्या है ऐसा खास? इस कविता में ऐसा क्या है? ये देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो में ऐसा खास क्या है? अब जैसे कि देखिए नाम से ही इसमें वो हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि इसमें कवि बात कर रहा है स्नो की। और स्नो के क्या? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब क्या होता है? धूल। अब यहाँ स्नो की तो धूल होगी नहीं, यहाँ पे डस्ट का मतलब है बर्फ के एकदम बारीक से कण, बर्फ के कण, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण। अब ये तो हमारी पोएम की टाइटल क्लियर हो गई कि यहाँ पे कवि बर्फ के कणों के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद इस कविता में जो मुख्य रूप से 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हम मिलेंगे एक क्रो से, मतलब एक कौवा, स्नो, और हमें एक मिलेगी हेमलॉक ट्री, ठीक है। अब मैं बताऊंगी बाद में हेमलॉक ट्री क्या होती है। और चौथा है इस कविता में कवि, मतलब हमें कौन कौन दिखा? एक क्रो दिख रहा है, एक हेमलॉक ट्री दिख रही है, स्नो दिख रहा है और कवि दिख रहा है। अब कवि का मूड कैसा है? कवि बहुत ही दुखी है, ठीक है। अब कवि दुखी कैसे है ये कैसे पता चलता है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। पहले आगे समझिए कि
कवि जो है इस कविता में या तो ये हेमलॉक ट्री, अब हेमलॉक ट्री पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये हेमलॉक ट्री होती है, ये वही अमेरिका प्रोविंसेस में, अमेरिकन प्रोविंसेस में पाई जाती है। देखिए इसके सफेद सफेद फूल होते हैं इसमें। ये बड़ा ही जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। ये हेमलॉक ट्री जो होता है बड़ा ही जहरीला सा पेड़ होता है, इसका बहुत ही पॉइजनस होता है। इसमें छोटे छोटे ये सफेद फूल आते हैं, है ना, ऐसे देखिए ये सफेद फूल आते हैं, ये बहुत ही पॉइजनस होता है। अब कैसे इसको याद रखेंगे, जो ग्रीक फिलोसफर थे सोक्रेट्स, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनको जो उनके आदर्श थे वो वहां के उस समय के समकालीन राजा को वो आदर्श उनके पसंद नहीं थे, तो उनको जबरदस्ती जो है जहर का प्याला उनको पिलाया गया और उनको मौत की सजा दी गई। तो वो जहर किसका था, वो हेमलॉक ट्री का ही पॉइजन था। तो इससे आप याद रखिएगा। अच्छा, तो कवि जो है वह हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपके उसमें आती है कि भाई इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे अच्छे नाम होते हैं, ये हेमलॉक ट्री के नीचे ही क्यों यहाँ पे डिपिक्ट किया गया कि कवि आके हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं। ये एक सिग्निफिकेंस है, एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है उनके मूड का, कि उनका मूड भी उसी तरह से पॉइजनस है। मतलब पॉइजनस मतलब बहुत दुखी है, देखिए हेमलॉक पेड़ ही होता है ऐसा, है ना। उनका उनका जो मूड है वो भी उसी तरीके से बहुत दुख भरा मूड है। तो इसलिए वो आके वहां पे खड़े होते हैं। अब जो क्रो है, क्रो क्रो क्यों इस क्रो को क्यों लिया है कवि ने। अब क्रो भी क्या होता है, काले रंग का होता है। एक तो ब्लैक रंग ऐसे ही जो है थोड़ा सा इल ओमन या अपशगुन, ब्लैक क्रो जो है, ब्लैक क्रो खास करके अपशगुन का प्रतीक होता है, ठीक है। और ये जो दोनों ही प्रतीक है, हेमलॉक ट्री और जो क्रो है, ये दोनों पोएट के मूड से मैच करते हैं। जैसे कि क्रो अपशकुन का एक प्रतीक है, मतलब एक अपशकुन ले लो तो या पोएट का खराब मूड ले लो। हेमलॉक ट्री अपशकुन का, या मतलब कि ये सोच लीजिए कि एक पॉइजनस मूड, पॉइजनस थॉट्स, है ना, सैड थॉट्स इसका प्रतीक है। अब हम तीसरी चीज पे आते हैं, स्नो। जो स्नो की बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं, स्नो क्या होती है, स्नो व्हाइट होती है, बर्फ व्हाइट होती है। व्हाइट क्या है, प्योरिटी का, पवित्रता का, शांति का, जॉय का, एनर्जी का, इसका प्रतीक होता है। तो अब पोएट दुखी है ना, दुखी मूड, और यहाँ पे स्नो जो है शांत, शांति। तो आपको एक थोड़ा थोड़ा ये प्रतीकों को पहले समझ लीजिए। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टैंजा पे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है इसमें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो, जिस तरह से कौवा, शुक डाउन ऑन मी, शुक मतलब हिलाना, है ना, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर हिलाकर बर्फ के कण गिराया। जिस तरह से एक कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, कहां से गिराए, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। अब ये जान जाइए कि यह सर्दी का मौसम था, हेमलॉक ट्री बर्फ से ढका हुआ था, एक कौवा कहीं से उड़ते हुए आया या वहां पे पहले से ही बैठा था, ये मेंशन नहीं है पोएम में, हो सकता है वहां उड़ते हुए आया हो या पहले से बैठा हो या कवि को देखकर डर के पंख हिलाने लगा हो, ठीक है। चाहे तीनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। वह कौवा के हिलने से जो बर्फ के कण या जो बर्फ हेमलॉक ट्री के पत्तियों पर जमी हुई थी, वह बर्फ का कुछ हिस्सा, कुछ कण कवि के ऊपर गिर जाता है। अब क्या होता है, कवि वहां पे बहुत दुखी मन से बैठा हुआ है, पहले से ही बहुत दुखी है, ठीक है। अब ये बर्फ के कण के गिरने के बाद क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा, बर्फ के कण गिरे, तो उसका क्या हुआ, उसके जो हृदय में जो मूड उसका जो खराब था, उसका मूड वो चेंज हो गया, है ना, उसका मूड वो चेंज हो गया। तो ये एक छोटी सी घटना ने उसके मूड के, उसके ऊपर क्या हुआ, प्योरिटी, जॉय, शांति, एक तरह से उसके ऊपर शांति की बौछार हुई। उसका मूड, उसका उसका अंतर्मन, उसकी अंतरात्मा बुरे ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे ही उसके ऊपर कुछ हिल के गिरा, तो वो उसका ध्यान वहां से हट के क्या हो गया, शांति और पवित्रता की ओर, खुशी की ओर डाइवर्ट हो गया। तो वो कह रहा है कि उस कौवे ने ये मेरे पर बड़ा एहसान किया, एक तरह से एहसान किया कौवे ने, कि उसने जो है वह हिलाया, पेड़ हिलाया, उसके ऊपर बर्फ गिरा और उसका मूड चेंज हो गया।
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। रूड मतलब देखिए होता है खराब कर देना, या जिसका आपको अफसोस हो। एक ऐसा दिन, कवि कहते हैं कि पूरा दिन मेरे लिए मैं अफसोस कर रहा था कि मेरा दिन इतना खराब है, या मैंने अपने दिन को बर्बाद कर दिया। फिर लिखे एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। मैंने तो दिन का काफी हिस्सा बर्बाद कर दिया था, पर जो बचा हुआ हिस्सा था, सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, एक उस पूरे दिन के कुछ समय को बर्बाद होने से बचा लिया। रूड मतलब बर्बाद होने से। कैसे बर्बाद होने से? दुख में, गम में, तकलीफ में बर्बाद होने से बचा लिया। पोएट का मूड चेंज हो गया, पोएट का मूड चेंज हो गया, और उसका बचा हुआ दिन का हिस्सा जो है दुखी होने से बच गया। क्यों, कैसे बच गया? उसका मूड जो है बर्फ गिरने से चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ये ही इस कविता में लिखा हुआ है। अब ये कविता देखिए कोई बहुत कठिन नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर इसमें जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि छोटी छोटी सी चीजें, जीवन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिसको हम जो है अनइम्पोर्टेंट समझते हैं, जिसका हम जिनको कोई महत्व नहीं देते हैं, पर वो हमारे जो है हम हमारे मूड को चेंज कर सकती हैं, हमको हमको दुख से सुख की ओर ले जा सकती हैं। सो व्हाट इज द फाइनल मैसेज? दैट वी मस्ट अप्रिशिएट थिंग्स इन लाइफ एज दे आर नॉट अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, the things that we consider as unimportant, as very meager, as very like not so up to the mark, such things, such events also can change our mood, so and can bring significant change in our life. All right, so this poem stands as what? This poem stands for what? ये poem हमें क्या सिखाती है? that कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने, या आप अगर जो जिसने अपनी सारी उम्मीद खो दी है, जो बहुत दुखी है, वो भी एक कोई छोटा सा इंसिडेंट उसके जीवन में ऐसा आ सकता है, एक छोटी सी ऐसी घटना घट सकती है जिससे उसका पूरा मूड चेंज हो जाए, उसको एक नई दिशा मिल जाए और उसके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म आ जाए। ठीक है, तो एक तरह से ये जो उसको पाउडर जैसा, एक कण जैसा जो स्नो मिला, वो एक प्रकृति का की तरफ से उपहार था उसको। पोएट को एक प्रकृति की तरफ से उपहार के रूप में मिला, और वो एक बहुत खुश था, बहुत ग्रेटफुल था कि उसका बाकी बचा हुआ दिन बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम में जो प्रेस्क्राइब्ड यूपी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक जो प्रेस्क्राइब्ड हुई है, उसमें जितने आपके एक्सरसाइजेज या असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा।